28 अगस्त 2003 एक लोकल पिज़्ज़ा शॉप को किसी नंबर से कॉल रिसीव होती है। वो कॉल एक कस्टमर की थी और वो कस्टमर पेपरोनी पिज़्ज़ा ऑर्डर करता है, लेकिन शॉप ओनर को उस कस्टमर का एड्रेस समझ नहीं आ रहा था। इसीलिए वो फ़ोन देता है अपने एक एम्प्लॉय को जिसका नाम था ब्रायन वेल्स। ब्रायन वो एड्रेस नोट करता है और पिज़्ज़ा डिलीवर करने के लिए निकल जाता है। ठीक 2 घंटे बाद ब्रायन की पिक्चर लाइव टेलीविज़न पे होती है, बैंक लूटने की वजह से। लेकिन अच्छी खबर ये थी कि बैंक लूटने के कुछ ही टाइम बाद पुलिस ने ब्रायन को पकड़ लिया था, और बुरी खबर ये थी कि ब्रायन के गले पे एक बॉम्ब बना हुआ था, कॉलर बॉम्ब, जो किसी भी टाइम फट सकता है। ब्रायन ने पुलिस को बताया कि एक गैंग ने ज़बरदस्ती ब्रायन को ये कॉलर बॉम्ब पहनाया था और बैंक लूटने का कहा था। पुलिस ब्रायन से क्वेश्चन करती रही और ब्रायन का यही कहना था कि ये बॉम्ब रियल है, ये उसे ज़बरदस्ती पहनाया गया है और ये किसी भी टाइम फट सकता है। वो सिर्फ पिज़्ज़ा डिलीवर करने गया था। अब तकरीबन 30 मिनट गुजर चुके थे और बॉम्ब स्क्वाड अभी तक नहीं आई थी, और अचानक से उस कॉलर बॉम्ब में से तेज़ बीप साउंड्स आने लगी और देखते ही देखते वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाते हैं और ब्रायन अपनी जान गंवा देते हैं। ब्रायन बहुत ही काइंड पर्सन था, ऐसा कहना था उन सब लोगों का जो उसे जानते थे। वो हार्ड वर्किंग था, डेडिकेशन से पिज़्ज़ा शॉप पे काम करता था और वो अक्सर लोगों की मदद भी करता था, और अपनी कैट्स के साथ उसे बहुत ज़्यादा प्यार था। ब्रायन जैसा आदमी किसी भी एंगल से क्रिमिनल तो नहीं हो सकता। इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और पता चलता है कि 1:47 पे पिज़्ज़ा शॉप को वो कॉल रिसीव हुई थी और 2 बजे तक ब्रायन को वो पिज़्ज़ा डिलीवर करना था। इन्वेस्टिगेशन से ये भी पता चलता है कि जिस जगह पे ब्रायन को पिज़्ज़ा डिलीवर करना था वो कोई घर या ऑफिस नहीं था, बल्कि एक वीरान सी जगह पे टीवी ट्रांसमिशन टावर था। वो जगह इतनी वीरान थी कि वहाँ जाने वाली रोड भी बिल्कुल कच्ची थी, और वहाँ पे पुलिस को ब्रायन की कार के टायर्स के निशान और उसके शू प्रिंट्स मिलते हैं, जिससे एक बात तो जाहिर थी कि ब्रायन यहाँ पे आया था, और कुछ हद तक ये भी कंफर्म हो गया था कि ब्रायन को कॉलर बॉम्ब यहीं पे पहनाया गया है, क्योंकि 2:20 पे ब्रायन बैंक के अंदर था उसको लूटने के लिए, और तब उसने ये कॉलर बॉम्ब पहना हुआ था। और वहाँ लोगों ने बताया कि उसके हाथ में एक छड़ी जैसी चीज थी, और वो छड़ी जैसी चीज एक शॉटगन थी। ब्रायन सीधा कैशियर के पास गया और उसने उसे एक नोट दिया, और उस नोट पे लिखा हुआ था, अभी के अभी $2.5 लाख मेरे हवाले कर दिए जाएं, और ये करने के लिए बैंक के पास सिर्फ 15 मिनट्स का टाइम है। लेकिन उस टाइम पे बैंक के वो एम्प्लॉयज जिनके पास कैश वॉलेट की एक्सेस थी वो वहाँ पे थे ही नहीं, और इसलिए उसे बैंक से सिर्फ $8,702 ही मिल सके। रॉबरी के बाद ब्रायन पकड़ा गया और बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो ब्रायन की कार जब चेक की गई तो उसके अंदर नोट्स थे। उन नोट्स पे लिखा हुआ था कि ब्रायन को बैंक से कितने पैसे लूटने हैं और उस कॉलर बॉम्ब को खोलने के लिए क्या क्या करने हैं। उन नोट्स पे लिखा हुआ था कि बैंक लूटने के बाद उसको एक मैकडोनल्ड्स पे जाना है, किसी पे फोन पे जाना है, जहाँ उसे हिंट्स इकट्ठे करने हैं ताकि वो कॉलर बॉम्ब खोल सके। और मोस्ट प्रोबेबली ये नोट्स ब्रायन को उन्हीं लोगों ने दिए होंगे जिन्होंने ब्रायन को कॉलर बॉम्ब पहनाया था। उन नोट्स पे लिखा हुआ था, दिस पावरफुल बूबी ट्रैप कैन ओनली बी ओपन बाय फॉलोइंग आवर इंस्ट्रक्शंस, एक्ट नाउ, थिंक लेटर और यू विल डाई। पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेट तो कर रही थी, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा था कि ये किसने किया और क्यों किया। उस टीवी ट्रांसमिशन टावर जहां ब्रायन पिज़्ज़ा डिलीवर करने गया था उसके करीब सिर्फ एक ही घर था। उस घर का मालिक था विलियम रॉथस्टीन, एक बहुत ही वेल मैनर्ड आदमी। जब उससे पूछा गया कि वो इस कॉलर बॉम्ब के बारे में जानता है कि नहीं, तो उसने साफ इनकार कर दिया। लेकिन उसने पुलिस से ये भी कहा कि अगर वो उसका घर चेक करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, और पुलिस ने ऐसा किया भी। उसका घर चेक किया गया, लेकिन वहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं थी जो अनयूजुअल थी। अब ब्रायन की डेथ को 1 महीने से ज्यादा हो चुका था और पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला था। और फिर एक दिन पुलिस को एक कॉल रिसीव होती है विलियम रॉथस्टीन की। वो बताता है कि उसके फ्रीजर के अंदर एक लाश है। पुलिस फौरन से रॉथस्टीन के घर जाती है और वाकई में उसके फ्रीज़र के अंदर एक डेड बॉडी थी। रॉथस्टीन एक इंजीनियर था, वो मेटल की चीज़ें बनाने में एक्सपर्ट था। उसने पुलिस को बताया कि ये लाश जेम्स रॉडेन की है। हाउएवर रॉथस्टीन का ये कहना था कि जेम्स रॉडेन को उसने नहीं मारा, बल्कि उसकी एक्स फियांसे जिसका नाम था मार्जरी, उसने मारा है, और उसने मार्जरी के कहने पे ही डेड बॉडी को फ्रीजर के अंदर रखा था। लेकिन उसे ये करने का बहुत ज़्यादा दुख था। वो अपनी इस हरकत की वजह से अपनी नज़रों में इतना गिर चुका था कि उसने करने का सोचा। रॉथस्टीन का प्लान ये था कि वो पुलिस को फ़ोन करके इस लाश के बारे में बताएगा और पुलिस के आने से पहले ही अपनी जान ले लेगा। लेकिन फॉर्चुनेटली उसकी अटेम्प्ट फेल हो गई और वो जिंदा बच गया। और ये बात सच थी क्योंकि उसने पुलिस को बताया कि उसने नोट भी लिख लिया था। पुलिस ने उसकी एक्स फियांसे मार्जरी को अरेस्ट कर लिया, लेकिन मार्जरी का ये पहला नहीं था। इससे पहले 1984 में मार्जरी ने अपने हस्बैंड को
किया था, लेकिन कोर्ट में उसने ये बताया कि उसका हस्बैंड उसे टॉर्चर करता था, इसलिए उसने उसे मर्डर किया है और इसीलिए कोर्ट ने भी मार्जरी को कोई सज़ा नहीं सुनाई थी। उस केस के कुछ सालों बाद मार्जरी का एक और बॉयफ्रेंड सस्पिशियसली गिरने की वजह से मर गया था और कुछ टाइम आगे चले तो उसके एक बॉयफ्रेंड ने कर लिया था और अब जेम्स रॉडेन को मार्जरी ने खुद मारा था। इससे पता चलता है कि मार्जरी ओवरऑल कितनी मेस्ड अप लेडी थी। खैर, पुलिस ने मार्जरी और रॉथस्टीन के घर की तलाशी ली। मार्जरी के घर में तो सिर्फ गंद के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन रॉथस्टीन के घर में काफी सारे मेटल के टुकड़े थे और उनके साथ साथ पुलिस को वो नोट भी मिला जो रॉथस्टीन ने लिखा था और उस नोट के शुरू में एक ऐसी चीज लिखी हुई थी जिसने ब्रायन वेल्स के केस के बंद दरवाजे खोल दी। उस सुसाइड नोट में सबसे ऊपर ये लिखा हुआ था कि इस केस का ब्रायन वेल्स के केस के साथ कोई लेना देना नहीं है। इस सुसाइड नोट के मिलने से पहले पुलिस के अकॉर्डिंग इन दोनों केसेस में कोई कनेक्शन नहीं था और ना ही किसी के वहमो गुमान में था कि कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है। लेकिन अब ब्रायन के केस को रॉथस्टीन ने अपने सुसाइड नोट में शामिल किया था, तो इन दोनों में कोई ना कोई कनेक्शन तो ज़रूर होगा। इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोशिश करने के बाद भी रॉथस्टीन का ब्रायन वेल्स के केस में कोई कनेक्शन नहीं मिला और इसीलिए उसे ब्रायन वेल्स के केस से बरी अज़ीमा ठहराया गया। लेकिन दूसरी तरफ मार्जरी ने मीडिया के सामने आके शोर मचाना शुरू कर दिया कि ब्रायन वेल्स के केस में सारा प्लान रॉथस्टीन का था। लेकिन क्या मार्जरी सच कह रही थी या वो रॉथस्टीन से बदला लेना चाह रही थी, क्योंकि रॉथस्टीन ने पुलिस को उस डेड बॉडी के बारे में बताया था। इन्हीं दिनों में रॉथस्टीन की हेल्थ कैंसर की वजह से ख़राब होने लगी और उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा और देखते ही देखते रॉथस्टीन इतना बीमार हो गया कि उसके बचने के चांसेस ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए थे। पुलिस ने रॉथस्टीन को बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया कि तुम वैसे भी मरने वाले हो, तो तुम हमें सच बता दो कि तुम्हारी ब्रायन वेल्स के केस में क्या इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन रॉथस्टीन फिर भी कहता रहा कि उसका ब्रायन वेल्स के केस के साथ कोई लेना देना नहीं है और जुलाई 2004 में कोई चीज़ प्रूफ होने से पहले ही रॉथस्टीन की कैंसर की वजह से डेथ हो जाती है। अब ब्रायन के केस में सिर्फ एक ही मेजर सस्पेक्ट रह चुकी थी, मार्जरी, क्योंकि मार्जरी ने पुलिस से कहा था कि अगर वो उसे दूसरी जेल में शिफ्ट कर दे जहां सिक्योरिटी कम है तो मार्जरी उन्हें सब कुछ बता देगी, जो कुछ भी वो ब्रायन के केस के बारे में जानती है। अब इस बात से पुलिस को साफ पता चल रहा था कि मार्जरी का कोई ना कोई रोल तो है इस केस के अंदर। इतने में ही एंट्री होती है एक और सस्पेक्ट की, जिसका नाम था केन बार्न्स, और जेल में ही उसने अपने ब्रदर इन लॉ से किसी बैंक को लूटने की बात की थी और उसके ब्रदर इन लॉ ने सीधा जाके पुलिस को ये चीज़ बता दी। पुलिस को केन के ऊपर इस वजह से भी ज़्यादा शक था क्योंकि केन और मार्जरी एक दूसरे को जानते थे। इससे साफ पता चल रहा था कि ब्रायन वेल्स और बैंक रॉबरी जिसके बारे में केन बार्न्स बात कर रहा था शायद आपस में कनेक्टेड हैं। जब केन बार्न्स को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया गया तो केन बार्न्स ने सारा ब्लेम मार्जरी पर डाल दिया और जब ये बात मार्जरी को पता चली तो उसने सारा ब्लेम रॉथस्टीन से उठा के केन बार्न्स पे डाल दिया। अब इस चीज़ की कोई सेंस नहीं बन रही थी कि मार्जरी कभी रॉथस्टीन को इस चीज़ का जिम्मेदार ठहरा रही है, कभी केन बार्न्स को ठहरा रही है। क्या वो वाकई में इस केस में इन्वॉल्व है या वो बस लोगों के ऊपर ब्लेम डाल रही है। इसीलिए पुलिस ने मार्जरी से पूछा कि जिस दिन ये ब्रायन वेल्स वाला इंसिडेंट हुआ था उस दिन वो कहाँ थी, और पुलिस ने मार्जरी से ये भी कहा कि उस दिन वो जिन जिन जगहों पे गई थी वहाँ पे पुलिस को भी लेके जाएं। एज एक्सपेक्टेड उस दिन मार्जरी उन सारी जगहों के करीब गई थी जहाँ ब्रायन वेल्स गया था। शायद वो ब्रायन वेल्स पे नजर रखना चाह रही थी। मार्जरी का ये सब दिखाने के बाद पुलिस का शक यकीन में बदलता जा रहा था कि मार्जरी इस पूरे प्लान के पीछे है, लेकिन इस चीज़ का अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला था। अब केन बार्न्स और मार्जरी एक दूसरे पर ब्लेम डाल रहे थे कि ब्रायन वेल्स के केस के पीछे असल में है कौन। और फिर एक दिन केन बार्न्स पुलिस के साथ डील करता है कि वो उन्हें सब कुछ सच बताएगा, बदले में उसकी सज़ा कम कर दी जाएगी। केन बार्न्स ने पुलिस को काफ़ी सारी चीज़ें बताई। उसने बताया कि ब्रायन वेल्स के केस के पीछे मास्टरमाइंड मार्जरी ही थी। असल में मार्जरी अपने फादर को मरवाना चाहती थी, उनकी सारी जायदाद अपने नाम लगवाने के लिए, और अपने फादर को मारने का काम उसने केन बार्न्स को दिया था। लेकिन केन बार्न्स ने उससे $2.5 लाख डिमांड किए थे और $2.5 लाख अरेंज करने के लिए मार्जरी ने ये सारा प्लान बनाया था। उसने एक और चीज़ बताई कि जो कॉलर बॉम्ब ब्रायन वेल्स को पहनाया गया था वो रॉथस्टीन ने बनाया था। और अब जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ उसको सुनने के लिए कोई भी रेडी नहीं था। उसने बताया कि ब्रायन वेल्स इस सारे प्लान में शामिल था। शुरू में प्लान ये था कि ब्रायन वेल्स को एक फेक कॉलर बॉम्ब पहन के बैंक में रॉबरी करनी है। अगर वो सक्सेसफुल हो जाता तो वेल एंड गुड, और अगर वो फेल हो जाता
तो उसको प्रिटेंड करना था कि उसको जबरदस्ती किसी ने ये कॉलर बॉम्ब पहनाया है और बैंक लूटने का कहा है, और इसीलिए उन्होंने ब्रायन की कार के अंदर वो नोट्स रखे थे ताकि पुलिस को वाकई में लगे कि कोई जबरदस्ती ब्रायन से ये काम करवा रहा है। लेकिन अगर यही प्लान था तो ब्रायन की डेथ कैसे हुई? 28 अगस्त को जब ब्रायन वो पिज्जा डिलीवर करने के बहाने गया था उस टीवी ट्रांसमिशन टावर पे, तो रॉथस्टीन ने एक फेक बॉम्ब की बजाय एक रियल बॉम्ब उसकी नेक पे बांध दिया था और उस बॉम्ब को खोलने का कोई चारा नहीं था। ब्रायन की मौत पहले दिन से ही तय थी। इतना सब कुछ होने के बाद कोर्ट ने मार्जरी को लाइफ टाइम सजा सुनाई और तकरीबन 10 से 17 साल की सजा केन बार्न्स को सुनाई गई, लेकिन इन दोनों की मौत जेल के अंदर ही हो गई। अब इस कहानी का एक एक किरदार मर चुका था और किसी के हाथ कुछ नहीं आया।